नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे बैठ के स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम 1 से लेके 5 पार्ट तक इस चीज़ को आगे लेके आए हैं, तो लगभग हम 70 से 75 क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व अभी तक कर चुके हैं और आगे इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। तो 78 नंबर का क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 78 लिखा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों, जब भी बात हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगी कि 2 वो संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये तो हमारा सीधा आंसर हो गया है। अब थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बताएं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो अभाज्य संख्या की परिभाषा दोस्तों होती है कि वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, यानी स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। या तो वो अपने आप से संख्या कटे या फिर एक से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मित्रों, दो कैसी संख्या होगी दोस्तों? तो 2 एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 जो होगा वो अपने आप से कटेगा और 1 से। 3 कैसी संख्या होगी? 3 भी अभाज्य होगी, क्योंकि 3 किससे कटेगी? 3 से या फिर 1 से। इसके बाद दोस्तों आते हैं 5 पे। तो 5 भी अभाज्य संख्या है। 5 के बाद 7 भी अभाज्य संख्या है। 7 के बाद हम 9 कहें तो 9 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों ये स्वयं से यानी 9 से कटेगी, 3 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। तो दोस्तों, ये स्वयं और 1 के अलावा 3 से भी विभाजित होती है, इसीलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ना कि अभाज्य होगी। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिला होगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अब दोस्तों, कई लोगों को ये रहता है कि 1 जो है वो भी शायद अभाज्य संख्या हो। तो दोस्तों, 1 जो है एक भाज्य संख्या नहीं है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 1 कोई कैटेगरी में नहीं आती है, ना भाज्य की ना अभाज्य की। तो सबसे छोटी संख्या की बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 78 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर आपसे एक चीज़ पूछता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता? 3 हो जाता। अगर आपसे कहता इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 79 नंबर का क्वेश्चन आप देखें तो 79 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएँ, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 79, 70 से छोटी अभाज्य संख्या। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों हमें लिखना है, तो हम लिख लेते हैं 70 से छोटी। तो 70 से छोटी संख्या तो आप जानते हैं 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद आ जाओगे आप 17, 19, 23। 23 के बाद आ जाएगा दोस्तों 29। 29 के बाद दोस्तों 31। 31 के बाद आ जाएगा आपका 37। 37 के बाद 38 भाज्य है और 39 भी भाज्य है, 40, 41, 43, 47, 49 भाज्य है, 53, 57 तो कटती है, 59,
59 के बाद दोस्तों 61, 67। तो दोस्तों इतनी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो दोस्तों 19 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 19 है। कितनी है, 19 अभाज्य संख्या है। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 50 से लेके 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों 50 से लेके 90 तक की संख्याओं के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका हमें योग बताना है। तो दोस्तों हम 50 से लेके 90 तक की संख्याओं का योग लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं का। तो दोस्तों आप जानते होंगे 53 अभाज्य संख्या है। 53 के बाद दोस्तों 59, तो 59 ले लेंगे। 53 हो गया, 59 के बाद 61, 61 के बाद हो जाएगा आपका कितना, 61 के बाद हो गया 63, सॉरी 63 तो कट जाएगी, 67, 67 के बाद हो जाएगा 71, 71 के बाद दोस्तों 73 हो जाएगी और 79 हो जाएगी, और 79 के बाद हो जाएगी आपकी 50 से 90 तक जाना है तो हम ले लेंगे 83, और 83 के बाद 89, 89। तो ये संख्याएं दोस्तों क्या हो गई, सभी अभाज्य संख्या होंगी। अब इनका सम कर लेते हैं। तो 9 3 12, 12 और 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 और 3 हो गया 24, 24 और 9, 24 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 से 9 33, 33 और 3, तो 33 और 3 हो जाएगा दोस्तों कितना, 33 3 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 45, तो 45 का 5 हासिल हो गई 4, तो 5 और 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 और 7, तो 26 7 हो जाएगा दोस्तों कितना 33, 33, 33 और 7 40, 40, 40 और 7 हो जाएगा कितना 47, 47 और 8 हो जाएगा दोस्तों कितना 55, 55 और 8, तो 55 और 8 हो गया कितना आपका 55 और 8 63, यानी 635। तो इसका योग कितना आ गया दोस्तों 635। तो 50 से लेके 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग 635 आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर का क्वेश्चन, 81 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखें 81 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, 81 नंबर क्वेश्चन है 110 तथा 120 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, 110 और 120 के बीच में। तो दोस्तों 10 अंक के बीच में, यानी 110 से 120 कितने अंक होंगे, 10 ही होंगे। तो 10 अंक के बीच में देखो 111 कटेगी, 111 ये 3 से कट जाएगी, क्योंकि इनका योग कितना है 1 1 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगी। 112 2 से कट जाएगी, 112 के बाद 113, तो 113 भी कटती है। 113 के बाद देखोगे तो 114 भी कटेगी। ऐसे करके आप देखेंगे, सॉरी 113 नहीं कटेगी, क्योंकि 113 ही वो नंबर है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। क्योंकि आप भाग करके देख लें, 3 से नहीं कटेगा, 3 1 4 1 5 हो रहा है। 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 1 7 बचा 4, 7 6 42 नहीं कटेगा। 9 से देखोगे तो 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से ही नहीं कट रहा है, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखेंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा, 11 1 11 3 बच जाएगा। इसके बाद देखोगे 12 से, तो 12 से तो कट ही नहीं सकता है, क्योंकि 12 सम है, ये विषम है। 13 से देखोगे, 13 से नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये संख्या 113 ही एकमात्र संख्या है जो किसी से भी विभाजित नहीं होगी। 113 के बाद 14 विभाजित हो जाएगी, 115 5 से ही विभाजित हो जाएगी, 116 2 से विभाजित हो जाएगी, 117 7 1 8 1 9 3 से ही विभाजित हो जाएगी, 117 118 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद देखोगे 119, तो 119 भी विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक संख्या केवल है क्या, 113। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। 81 क्वेश्चन के बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से एक संख्या अभाज्य संख्या है। पहली संख्या लिखी है 161, दूसरी संख्या लिखी है दोस्तों 221, तीसरी संख्या है 373 और चौथी संख्या लिखी है 437। तो कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, यानी
4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अभाज्य होगा, बाकी सब विभाजित हो रही होंगी। 161 को ही देखते हैं, तो 161 देखें आप क्या 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये विषम है, वो 2 सम होता है। 3 से नहीं होगा। 6 1 7 1 8 हो रहा है, तो 3 से नहीं होगा। 3 के बाद देखो 4 से होना नहीं है, 5 से होगा नहीं, 6 से तो हो ही नहीं सकता। 7 से देखते हैं, तो 7 से अगर देखें तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, बचेगा कितना दोस्तों? 2 1 आ जाएगा। हाँ, 7 से ये विभाजित हो रही है, तो 161 जो है वो विभाजित हो रही है, तो 161 अभाज्य संख्या नहीं है। 221 को देखते हैं दोस्तों, तो 221 को अगर हम विभाजित करें तो हम इसको 3 से देखें तो 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा 3 से। फिर इसके बाद देखते हैं 7 से, तो 7 3 21, बचेगा कितना? 1 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम किससे? 11 से, तो 11 से करोगे क्या? 11 दूनी 22, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 12 से नहीं कटेगा। 13 से, तो 13 से देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, और बच जाएगा कितना दोस्तों? यहाँ पे 12 में 3 गया तो 9, 13 से कट जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, बचेगा कितना? 12 में 3 गया तो 9, ये हो जाएगा 91, 13 7 91, तो ये संख्या दोस्तों 13 से कट जाती है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या, वो विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, ये भी भाज्य है। 373 को देखते हैं दोस्तों, तो 373 को आप 7 3 10 और ये करके देखें तो ये नहीं कट रही है, ठीक है, 3 से नहीं कटेगी। फिर इसके बाद 4 से नहीं कटना, 5 से नहीं कटना, 7 से देखो, 7 से काटोगे 7 पन्ना 35, बचेगा कितना? 3, फिर 33 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 9 से देखोगे, 9 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि जब 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से, तो 11 3 33, बचेगा कितना? यहाँ पे 4 और 43 हो जाएगा, 44 होता तो कट जाता, तो 11 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद देखो 13 से, तो 13 दूनी 26, 13 से देखोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 13 से भाग करके देखते हैं, 13 3 39, ज़्यादा हो जाएगा। 13 दूनी 26, देखोगे 7 1 और यहाँ पे 1, 113, 13 से नहीं कट रहा है ये भी, तो 13 से ये नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखते हैं, चलो इसको छोड़ के हम 437 को देख लेते हैं, टाइम बर्बाद ना करके, क्योंकि 2 में से एक कोई भी हो जाएगा विभाजित सिद्ध, तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कौन सी अभाज्य है। चलो इसको देखते हैं, इसको हम करते हैं किससे? 7 3 10 और ये 14, नहीं कट रहा है 3 से। इसके बाद देखो आप 7 से देखो, तो 7 से देखते हैं, तो ये 7 छंग 42, नहीं कटेगा 7 से। इसके बाद देखो 9 से 11 से, तो 11 से काटोगे, 11 से 11 3 33, बचेगा 10, 11 से नहीं कटेगा। 12 से 13 से भी नहीं कटेगा। 14 से कटना नहीं है, 15 से नहीं कटना, 16 से सम विषम का खेल है, ठीक है। 17 से देखोगे, तो 17 से 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 9, 97 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 18 से कटेगा नहीं। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38, बच जाएगा 5। हाँ, 19 से ये संख्या कट जाएगी। 19 से काटोगे तो 19 दूनी 38, और ये बचेगा कितना? 5, और यहाँ हो जाएगा कितना? 7, तो 19 3 57, तो ये संख्या भी कट रही। तो दोस्तों ज़्यादा समय एक में नहीं लेना है, केवल इतना समय लेना है कि जो जो नहीं कट रहा है तो अगले वाले को देखना, क्योंकि 4 में से एक अभाज्य होगी, बाकी तो सब भाज्य होंगी, यानी बाकी किसी ना किसी से कट रही होंगी, तो ये संख्या भी कट गई। तो दोस्तों सिद्ध हो गया कि ये वाली संख्या क्या है? अभाज्य, क्योंकि 4 में से एक अभाज्य होगी, तो 373 क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? तो 83 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि प्राकृत संख्या n के लिए सदैव n³ - n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो प्राकृतिक संख्या n है, n के लिए n³ - n सदैव, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आप देखें, सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ऑप्शन लिख लेते हैं दोस्तों, 7, दूसरा ऑप्शन है 17, और तीसरा ऑप्शन है 112। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन गलत लिखे हमने। पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, और तीसरा ऑप्शन है 12, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 18। तो कहा गया है कि n कोई प्राकृतिक नंबर यहाँ पे है, यानी n कोई प्राकृतिक नंबर रखें, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ रखें, तो सदैव इनमें से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। लेकिन इसमें विभाजित बस नहीं लिखा है, सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः
किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, यानी सदैव विभक्त तो होना चाहिए लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी से एक रखें, जैसे n³ - 1 इसमें पुट करते जा रहे हैं, एक रखेंगे तो 1 - 1 ये तो 0 आ जाएगा। 0 सभी संख्या से विभाजित होती है, आपको पता होगा, तो 0 तो कोई मतलब नहीं निकला। इसके बाद देखते हैं तो 2 रखते हैं, तो 2 का मतलब 2 का क्यूब और ये 2, तो ये हो जाएगा 8, 8 - 2 यानी ये 6। तो 6 एक नंबर है, तो 6 3 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, 12 से होती नहीं है, तो 12 से 18 से नहीं होगा। तो आपसे कहा था कि सदैव बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त हो, तो सदैव बड़ी से बड़ी संख्या से तो विभक्त होगा तो 6 हो जाएगा। या कहता छोटी से छोटी संख्या तो 3 हो जाती, बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो किससे, सदैव 6 से विभक्त होगा। ठीक है ना, किससे, सदैव 6 से विभक्त होगा। अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 का क्यू -3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 27, 27 - 3 करोगे तो ये 24 हो जाएगा। अब 24 देखोगे आप तो 12 से विभाजित हो रहा है, 6 से हो रहा है, 3 से हो। आप कहोगे 12 भी तो ले सकते हैं, लेकिन 12 नहीं ले सकते क्योंकि एक कंडीशन कही है कि सदैव जो हो वो सदैव बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त हो। यानी एक कंडीशन 0 वाली आई थी, 0 के बाद क्या आया 6 और 6 के बाद आया 24। तो इसमें देखो 0 में भी 6 विभाजित कर रहा था, 6 में भी 6 विभाजित कर रहा है और 24 में भी 6 से विभाजित हो रही है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 है। 12 इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब n का मान हम 2 रख रहे हैं तब हम 12 से कहाँ विभाजित करा पा रहे हैं, 3 से तो हम करा पा रहे हैं। तो 3 तो सदैव विभक्त करेगा ही करेगा, 6 भी सदैव विभक्त करेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा था तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 6 सदैव n³ - n को विभक्त करेगा, बड़े से बड़ा नंबर है। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो लिखा हुआ है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ऑप्शन लिख लेते हैं दोस्तों, 7, 17, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है 112 और 145। तो दोस्तों कहा गया है कि n यहाँ पे क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि प्लस वाले नंबर जितने भी होते हैं वो सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यानी n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 कुछ है, धनात्मक पूर्णांक भी वही है। ठीक है दोस्तों, तो नेचुरल नंबर धनात्मक पूर्णांक एक ही बात है। तो n का कोई मान रखेंगे और इनमें से हमेशा सदैव किसी से विभाजित होना चाहिए। चलो एक ही रखते हैं n की वैल्यू, तो 3 की पावर 4 और n का मान 1 रखेंगे तो n का गुणा 4 में होगा तो 3 की घात 4 ही आएगा। यहाँ पे 4 की घात 3 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हुए, आप जानते ही होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 4 का मतलब कितनी बार, 3 4 बार, और 4 की घात 3 का मतलब आप जानते हैं कि 4 कितनी बार, 3 बार। गुणा करिए आप तो 3 तिरका 9 तिया 27 और तिया 81 और -4 चौको 16 चौको 64। आप घटा लें, इनको घटाएंगे तो 11, इसको ले लेंगे, 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 7, और ये 7 में से 6 गया तो 1। तो दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, 17। 17 देखें ऑप्शन में है, यानी ये हमेशा किससे विभक्त होगी, 17 से विभक्त होगी। आपको और पावर बढ़ा के देखना है तो और पावर बढ़ा के आप देख लेना, यानी n की वैल्यू को 1 के बाद 2 पुट करना, 3 पुट करना, 4 पुट करना, तो आप देखेंगे हमेशा किससे विभाजित होगी, 17 से विभाजित होगी। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 85 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। तो 85 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें। जहाँ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आया। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम उस चीज़ को आपको क्लियर कराएँ। देखें दोस्तों, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन लिखा है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 और तथा यही नंबर लिखा है लेकिन पावर थोड़ा सा चेंज है। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनफल होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब दोस्तों इस चीज़ को आप समझना, हमेशा याद रखना, यदि इस तरीके से सवाल आता है कि 127 की पावर इतनी है, 97 की पावर इतनी है और दूसरा एक दिया है, तो इनका कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो अभी हम अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। 127 की पावर को 127 बार 97 को, फिर हमें पता चलेगा कॉमन फैक्टर क्या है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको हम वैसे भी पता कर सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है, आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा
ये ए क्यू प्लस बी क्यू, एक पड़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, एक पड़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ें आपने दोस्तों पढ़ी होगी, ठीक है। तो याद रखना इन चीज़ों में इस चीज़ का तो कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन इन तीनों में आप देखेंगे इस तरीके से तो इसका एक पार्ट बनता है, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका तोड़ते हैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसका एक गुणनखंड जो होगा हमेशा ए प्लस बी होगा और एक ए माइनस बी, यानी सदैव ए प्लस बी और ए माइनस ए गुणनखंड होगा। यहाँ पे देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू में भी आप देखेंगे हमेशा एक इसका गुणनखंड क्या आता है, ए प्लस बी आता है। इसका अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो उसका एक पार्ट जो होता है ए प्लस बी लिखा होता है और इसका पार्ट भी इसी तरीके से लिखा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 127 की पावर 127, 97 की पावर 127, यहाँ पे इसकी पावर अगर देखेंगे, इसकी पावर आप देखें ऑड पावर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ऑड पावर, यानी x की पावर m कहें प्लस y की पावर n कहें m कहें, और यहाँ पे लिखा है x की पावर n प्लस y की पावर n, यानी घातें दोनों में क्या है? विषम घात लगी है। घातें क्या लगी है? हमेशा विषम लगी हैं दोनों में। तो हमेशा याद रखना इसका एक कॉमन फैक्टर हमेशा x प्लस वाई होता है। क्या होता है? हमेशा x प्लस वाई होता है। यदि घात यहाँ पे क्या लगी होती है? विषम लगी है, इसमें भी और इसमें भी, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ एक गुणनखंड जो होता है वो हमेशा x प्लस वाई, सदैव एक गुणनखंड क्या होता है? x प्लस वाई। इस चीज़ को अभी हम आपको क्लियर नहीं कर उतना बताया, अभी केवल हमने आपको एक चीज़ याद करने की बताई कि फॉर्मूला बेस कि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर जब भी आता है तो इसके फॉर्मूले में एक ए प्लस बी आता है, ठीक है। इसका विषम घात से तात्पर्य है, ना कि क्यू से। क्यू में है ए की घात 5 में भी आएगा तब भी यहाँ पे ए प्लस बी आएगा। तो उसी का हमने आपको उपयोग बताया कि जब भी ऐसा लिखा हो, इसकी घात विषम लिखी हो, तो इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड का एक गुणनखंड x प्लस वाई होगा। इसका मतलब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो x प्लस वाई होगा, यानी 127 127 127 प्लस 97, इसका जो सम होगा वो हमेशा इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों, 7 7 14 का 4 हासिल 1, तो ये हो गया कितना? 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1, तो 224 जो होगा दोस्तों हमेशा एक इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप अपनी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की पावर n माइनस 1 तथा 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो, 4701 हो। चलो इस क्वेश्चन को देखें। तो लिखा हुआ है 10 की पावर n माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या, यानी n की वैल्यू यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। और उसका कहा गया है कि इसके अंकों का योग जो होगा, इसके अंकों का योग जब आएगा कितना आएगा? 4707 आएगा। तो कहा गया है आपसे n का मान कितना है, यानी n की पावर कितनी है? तो 10 की पावर n माइनस 1 बराबर 470। अच्छा दोस्तों इसको आप देखें, 10 की पावर अगर 1 लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 10 आएगा। 10 की पावर 2 लगाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 10 की पावर 3 लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1000 आएगा। 10 की पावर आप 4 लगाएंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। और साथ में आप देखें क्या लिखा है? -1, और -1 सभी में अगर -1 होगा तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि 10 की पावर 1 लगाई तो 10 माइनस 1 यानी 9 होगा। 10 की पावर 2 लगाई तो 100 माइनस 1 99 होगा, यानी ये 99 के फैक्टर में होगा। किस में होगा? 99 में होगा। हमेशा इसका मान किस में होगा? 99 में होगा। ये 9999 होगा, ये 999। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 9 जो होगा वो उतनी बार होगा। कितनी बार होगा? उतनी बार। अंकों का योग, अगर इसके अंकों की योग बात करेंगे तो इसके अंकों का योग जो होगा वो कितना होगा? 9 ही होगा। इसके अंकों की बात करें तो कितना होगा? 18 होगा। यानी अगर इसको हम 9 के फैक्टर में लिखें तो 9 एकम 9 होगा। यहाँ इसके अंकों का योग होगा तो कितना होगा? 9 गुणा 2, क्योंकि 9 9 18, जिसको हम लिख सकते हैं कितना? 9 दूनी 18। इसको आप अगर कहें तो इसको क्या लिखोगे 9 के फैक्टर में? तो 9, और ये हो जाएगा आपका कितना? 9 9 18 9 3 27, यानी 9 गुणा 3 होगा। इसको लिखोगे आप तो इसके अंकों का योग तो ये होगा कितना?
9 2 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, यानी 4 नाम 36। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ आई होगी उम्मीद है। 10 की पावर 1 यानी 10 माइनस 1, इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अंकों का योग 1 गुणा 9, यानी 9 कितनी बार, उतनी बार आएगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ पाए होंगे कि इस संख्या का योग जो होगा वो कितना होगा, 4707। इस संख्या का योग जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 4707। तो इस संख्या का योग जो मिलेगा वो भी आपको पता है कि 9 के फैक्टर में होगा, यानी 9 गुणा और कितनी बार 9 होगा ये पता नहीं है, तो हम लिख लेते हैं कितनी बार, x बार। कितनी बार, x बार। तो x की वैल्यू दोस्तों हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 4707 को क्या कर दें आप, 9 से डिवाइड कर दें। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से काटोगे, 9 पन्ना 45, बचेगा कितना दोस्तों, 2, तो हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, बच गया 2, 9 तिया 27, यानी 523। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 523। यानी यहाँ पे हमने जो ये फैक्टर x की वैल्यू है वो निकाल ली है, कितनी आ गई है, 523। तो यहाँ पे 10 की पावर n-1, यहाँ पे n का मान जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 523। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 87 नंबर का क्वेश्चन दिया है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो ये संख्याओं के जीरो से संबंधित है। अब संख्याओं के अंकों के अंक में लास्ट में कितने जीरो आते हैं, थोड़ी सा जीरो के बारे में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो को पढ़ते हैं पहले। देखो दोस्तों, आप ये बताएं कि किसी संख्या के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये बता सकते हो आप किसको देख के, मान लो ये हमने दोस्तों 6 ही तक लिखा, कितने तक लिखा, 6 तक, तो आप इसके लास्ट में बता सकते हो कि कितने जीरो आएंगे। देखो दोस्तों, एक चीज़ को याद रखना, जीरो जो है वो जीरो किससे बनता है, जीरो का मतलब 10 या 100, तो जीरो का मतलब 10 से ही होता है या जीरो से होता है। तो एक जीरो ले आने के लिए आप बताइए हमें क्या करना पड़ेगा कि जीरो आए। तो दोस्तों आपको पता होगा, जब जब 2 का गुणा 5 में होता है तभी जीरो बनता है। जब 2 का गुणा 5 में होता है तभी जीरो बनता है, इसके पहले तो जीरो नहीं बन सकता। क्या 3 का 5 में गुणा करा दें तो जीरो बनेगा, क्या हम 7 का 5 में गुणा करा दें तो जीरो बनेगा, हाँ 4 का गुणा अगर 5 में कराएंगे तो जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में भी तो दोस्तों क्या है, 2 तो है ही है। तो जब जब 2 और 5 मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, जीरो बनता है। अब डिपेंड करता है कि सीरीज में 2 ज़्यादा हैं कि 5 है। अगर कंटिन्यू नंबर हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे लेके अगर आप देखो ऐसे करके, अगर ये आपके मान लीजिए हम ऐसे करके दोस्तों हमने 11 तक लिया, तो आप देखें ये जीरो किस पे डिपेंड करेगा, जीरो डिपेंड करेगा यहाँ पे दोस्तों 5 पे। क्यों 5 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 एक ऐसा नंबर होता है जो हर दूसरे नंबर के बाद क्या मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखिए 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे भी आया, 2 देखेंगे 6 में भी आया, 2 देखेंगे 8 में भी आया, फिर यहाँ पे 10, तो ये तो ऑलरेडी जीरो ही है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से लेके 10 तक में आप अगर देखें तो 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे देखें एक बार आया, 2 यहाँ पे देखें 2 3 बार आया, तो 2 तो यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 4 3 7, 10 तक की काउंटिंग में ही देखेंगे दोस्तों 7 बार 2 आ चुका है। कितनी बार दोस्तों, 7 बार। लेकिन दोस्तों क्या 5 रिपीट हुआ है इतनी बार, दोस्तों 1 से लेके 10 तक में 5 जो है वो केवल 1 ही बार आया है। 9 तक में देखें तो 1 ही बार आया, 10 तक में देखेंगे तो 2 बार आया। तो 9 जो है, 9 तक की सीरीज में केवल 5 जो है वो कितनी बार आया दोस्तों, 1 बार। तो यहाँ पे जीरो जो डिपेंड करेगा वो दोस्तों किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 5 पे। किस पे, 5 पे। तो 5 पे डिपेंड करेगा। इसीलिए आपको ये चीज़ हमने थोड़ी सी समझाई है कि कंटिन्यू अगर सीरीज है 1 से लेके अनंत तक भी सीरीज है तो डिपेंड करेगा किस पे, 5 पे। यानी हम सीरीज में जीरो नहीं निकालेंगे कि जीरो, हम निकाल लेंगे 5 कि 5 कितनी बार आया। दोस्तों क्या निकालेंगे, 5 कितनी बार आया। 5 आया तो 2 तो सीरीज में था ही, आपने देखा 2 में आया, 4 में आया, 6 में, 8 में। तो आप यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार आया, वो सॉरी 5 कितनी बार आया, क्योंकि 2 तो काफ़ी बार आया और 2 और 5 मिलके क्या बना देते हैं दोस्तों, जीरो। तो हमें क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को करते हैं तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। क्वेश्चन में लिखा है
1 गुणा 2 गुणा 3 और ये कंटिन्यू दोस्तों गया है कहाँ तक, 100 तक गया है शायद, हाँ 100 तक के अंकों का, यानी 1 से लेके कंटिन्यू 100 तक के अंकों का अगर गुणा कराएंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे हमें ये बताना है। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, जो अंतिम अंक है यानी 100 है, 100 को उठा के आप क्या कर दो 5 से भाग, 5 से भाग किया तो 5 से भाग करो, पूरा जा रहा है तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेंगे। 5 से अगर भाग करोगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 बार गया, जितनी बार गया है उसको फिर उठाइए 20 को, जब तक इससे 5 से छोटा नहीं होगा तब तक हम भाग करते जाएंगे। तो 5 से पहले हमने 100 को भाग किया तो कितना दोस्तों प्राप्त हुआ 20, 20 को फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5 को 20। आप देखेंगे 5 से छोटा हो गया है क्या 4। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 20 और 4 24, यानी कितने जीरो आएंगे दोस्तों 24 जीरो आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अभी और समझते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, केवल समझते चलें, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन इसी में हम अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 से लेके, मान लीजिए 1 से लेके 50 तक हमने अगर काउंट किया तो बताइए दोस्तों कितने जीरो आएंगे। आप लोग सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, ताकि आप अपने हाथ से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो 50 को हमने उठाया, तो किसको उठाना है दोस्तों, हमेशा लास्ट नंबर को उठाना है। तो 50 को उठाया, 50 को मैंने किससे भाग किया दोस्तों 5 से, 5 से भाग करेंगे जहाँ तक जाएगा। तो 5 से भाग किया कितनी बार गया 10 बार, फिर 10 5 से छोटा है क्या भी नहीं है, 10 को फिर उठाया, फिर किससे भाग किया दोस्तों 5 से, तो 5 दूनी 10 कट गया, 5 से छोटा हो गया अब तो 2, तो बस इतने ही जीरो हो गया। तो 10 और 2 12, यानी सीरीज में कितने जीरो होंगे 1 से लेकर कंटिन्यू 50 तक 12 जीरो। याद रखना दोस्तों ये कंटिन्यू सीरीज की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं कंटिन्यू सीरीज की बात। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर हम आपके लिए कहें कि मान लीजिए हमने लिखा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 और ये लिखा हमने दोस्तों 99 तक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 से लेके कहाँ तक गया 99 तक, लेकिन सीरीज दोस्तों क्या कंटिन्यू है नहीं, ये सब विषम संख्याओं के गुणा लिखे हैं। किसके लिखे विषम संख्या, 1 से लेके 99 तक की विषम संख्याओं को गुणा। और आप जानते हैं कि जब 2 और 5 मिलता है तभी क्या बनता है दोस्तों 0 बनता है। इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कहीं 2 आएगा क्या दोस्तों, नहीं आएगा, क्योंकि ये किसका दिया है विषम संख्याओं का गुणा दिया है, इसीलिए यहाँ पे कभी भी आपको 2 नहीं मिलेगा। और 2 जब नहीं मिलेगा तो 5 अकेला कुछ नहीं कर सकता, 5 अकेला 0 नहीं बना सकता। अगर 5 को 0 बनाना है तो उसको 2 का साथ चाहिए तभी जाके 0 बनेगा। तो क्या दोस्तों इस सीरीज में कोई 0 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 को 2 मिलेगा नहीं, और 5 को 2 नहीं मिलेगा तो वो 0 बनेगा। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर ही क्या बनता है पानी बनता है। जब हाइड्रोजन होगी और पानी होगा, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु, तभी तो दोस्तों क्या बनता है H2O। अब आप कहोगे हाइड्रोजन है बहुत सारी और नाइट्रोजन भी बहुत सारी, तो क्या ऑक्सीजन ना मिले और पानी बन जाए, संभव है क्या, नहीं संभव है। ऐसे ही 0 का है दोस्तों, अगर आपको 2 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, केवल 5 हैं, तो क्या 0 बनेगा, नहीं बनेगा। क्या अगर 2 बहुत सारे रख दें, यानी 2 का हम कंटिन्यू गुणा करा दें, तो क्या मिलेगा 0, नहीं मिलेगा। जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा तब तक 0 नहीं मिलेगा। बस काउंट करने का तरीका आपने समझा होगा कैसे काउंट करना है। एक तरीका और होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से तो लिखा होता है, कई बार आपके सामने ऐसे आ जाएगा फैक्टोरियल 100 के अंत में बताइए 0 कितने होंगे। देखो फैक्टोरियल का आपने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल जो चीज़ है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 100 लिखा है फैक्टोरियल 100, इसका मतलब क्या है 100 का गुणा किया गया है कहाँ से 100 से लेके 1 तक, यानी जहाँ तक है उससे कंटिन्यू 1 तक, यानी 100 गुणा 99 और गुणा 98 ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक 1 तक। तो दोस्तों चाहे आप इसको ऐसे लिख लो गुणा में लिखा है, और चाहे 1 से लेके 100 तक का गुणा लिख लो, बात वही है। तो दोस्तों फैक्टोरियल 100 का पूछे कि फैक्टोरियल 100 में कितने 0 आएंगे, या 1 से लेके गुणा करके 100 तक पूछ ले आपसे कि कितने 0 आएंगे, तब भी आप क्या कर दोगे बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब समझना आप बात को। एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको नंबर ऑफ 0 का। देखें जैसे लिखा हमने 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और ये कंटिन्यू हमने दिया आपको मान लीजिए कितना 100 तक दिया। कितने तक दिया दोस्तों 100 तक गुणा है।
2 का गुणा ऐसे कंटिन्यू। आप देखेंगे 2 के गैप में है, पूरी सीरीज से क्या 2 कॉमन मिलेगा दोस्तों? हाँ मिल जाएगा। 2 यहाँ से मिलेगा, 1 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। ये लास्ट वाले को भाग करके देख लेते हैं कहाँ तक जाएगा, 50 तक। यानी 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और ये कहाँ तक, 50 तक। 50 तक तो 2 कितने कॉमन मिलेंगे, 50। तो कितने जीरो आएंगे दोस्तों? अभी निकाला था 1 से लेके 50 तक में कितने जीरो आएंगे, तो 1 से लेके 50 तक में फिर से निकाल लेते हैं। ये कंटिन्यू आपकी सीरीज बन गई 50 तक। 50 को आप 5 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। यहाँ पे फिर 10 को फिर भाग करोगे 5 से, कितनी बार, 2 बार। कितने जीरो आ गए दोस्तों, 12 जीरो। 10 और 2 12। अब यहाँ पे देखना 2 की घात 50 कॉमनली, क्या यहाँ से जीरो बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे दोस्तों? क्योंकि 2 तो 50 हैं आपके पास, क्या 5 हैं? नहीं है। क्या है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें ये सीरीज में 2 बहुत सारे हैं, लेकिन 5 तो सीमित हैं। तो 5 पे ही डिपेंड है। यहाँ 2 50 हैं लेकिन 5 नहीं है। 5 तो जितने थे उतने ही हैं, इसीलिए ये 5 पे ही डिपेंड है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों कितना, 12 ही जीरो आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो को थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे दोस्तों। डिटेल में हम कुछ वीडियो बनाएंगे, अभी आप पढ़ते रहें कंटिन्यू। देखो ये चीज़ें हम RS अग्रवाल, अभी हम बुक करा रहे हैं, आपको बुक करा रहे हैं RS अग्रवाल। तो RS अग्रवाल में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आएंगे हम सबको क्वेश्चन करेंगे, यानी 1 से लेके 138। इसके बाद हम आपको डिविजिबिलिटी के रूल, व्यवस्था का नियम अलग से पढ़ाएंगे। यानी RS अग्रवाल किताब होने के बाद नंबर सिस्टम जब चैप्टर हो जाएगा, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाएंगे, गुणनखंड पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर भी पढ़ाएंगे दोस्तों। इकाई अंक हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें इकाई अंक और विस्तृत होगा। नंबर ऑफ जीरो के भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी संख्याओं के योगों का, संख्याओं का योग जो होता है उसका, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के घनों का योग, उन पे हम अलग से वीडियो दोस्तों बनाएंगे। तो आप अभी केवल बुक को फॉलो करें और इधर उधर बिल्कुल ना भटकें। आप बिल्कुल एक चैनल को फॉलो करते रहें, आपको सारी चीज़ मिलेंगी, कोई भी मटेरियल छूटेगा नहीं, ना कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें, हाँ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन लिखा है भाग की एक क्रिया में। तो भाग की एक क्रिया में इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझते हैं भाग क्या है। दोस्तों आपने भाग तो किया ही होगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे लिखा हमने A, इसको भाग किया हमने किसको, B से। तो हमने मान लिया कितनी बार भाग किया, Q बार। शेषफल हम मान लेते हैं कितना है, R। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे होता है ये कहलाता है क्या दोस्तों, भाजक। क्या कहलाता है दोस्तों, भाजक। दोस्तों ये B जो होता है वो कहलाता है आपका क्या, भाज्य। यानी जो अंदर लिखा है वो क्या है, भाज्य। और Q जो है वो होता है भागफल। क्या होता है दोस्तों, भागफल। और R यानी जो बच जाता है लास्ट में भाग देने के बाद, वो आपका बच जाता है क्या, शेषफल। इंग्लिश में कहें तो दोस्तों ये आपका जो होता है ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो आपको एक चीज़ को समझना है कि भाग की क्रिया अगर होगी तो यहाँ पे क्या आता है, भाजक, और यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है। यानी जितनी बार भाग गया वो आपका भागफल, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, शेषफल हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा 10 और 3 से भाग किया, तो 3 से 3 तिरका 9, यहाँ कितना आ गया 9। शेषफल 10 में से 9 घटाया तो शेषफल कितना आ गया, 1। यहाँ दोस्तों एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो भाजक आपका होगा, भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल की अगर हम बात करें तो शेषफल 0 हो सकता है। मान लो यहाँ पे 9 होता तो 3 तिरका 9, और शेषफल यहाँ पे कितना आ जाता, 0। 9 में से 9 जाता तो क्या आ जाता, 0। तो शेषफल 0 हो सकता है। शेषफल क्या हो सकता है दोस्तों, 0 हो सकता है। रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, तो बराबर लिख दिया, और 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन भाजक और भाजक से हमेशा क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। भाजक से क्या होगा, भाजक से छोटा होगा, ना भाजक के कभी बराबर होगा। तो 0 जो होगा, 0 से रिमाइंडर बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, और हमेशा भाजक से छोटा होगा। गौर करने वाली बात है दोस्तों, इसको आप गौर करें थोड़ा सा। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाजक क्या, भाज्य क्या, भागफल क्या होता है। थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आपने कभी घर में खाना बनाया, नहीं बनाया तो समझ लो, आप समझ लें ऐसे कि कोई भाजी है। भाजी देखी आपने, भाजी होती है जो, ठीक है, तो मेथी की भाजी, ये सब भाजी होती। तो आप मार्केट से भाजी लेके आए, क्या लेके आए दोस्तों, भाजी। तो भाजी को आप ये समझें, ये भाजी हो गई, ठीक है, और भाजी को आपको काटना है।
क्या करना है दोस्तों, भाजी को आपको, ये मान लीजिए भाजी हो गई, भाजी को आपको क्या करना है, काटना है। तो क्या आप जब सब्जी बनाने जाएंगे, भाजी बनाने जाएंगे, तो आप क्या करते हो, आप क्या, जो भाजक है यानी चाकू, चाकू आपकी भाजक, भाजक यानी जो डिवाइड कर रहा है उसको काट रहा है, तो चाकू क्या हो गई, भाजक, भाजक यानी काट रहा है। अब भाजक यानी भाजी को आपने जब काटा, तो काटा तो आप क्या काटते हो, उसको छोटे छोटे कर लेते हो, छोटा छोटा कर लिया, उसमें जो डंठल होते हैं उसको आप अलग कर देते हो, फेंक देते हो। तो उसी को समझना आप, ये आपकी चाकू हो गई और ये भाजक यानी भाजी हो गई, इसको काटा तो भागफल यानी जो बनाने लायक चीज़ मिली आपको वो आपकी सेपरेट हो गई, उसको आप पकाओगे तो वो आपका क्या हो गया, भागफल। शेष फल नीचे बच गया, जो डंठल अंठल हो गए वो शेष फल हो गया, रिमाइंडर हो गया। आपको समझ आई होगी ये चीज़ दोस्तों, ठीक है। अगली इसी क्वेश्चन को आप समझते हैं, आप ये समझ गए होंगे भाजक भागफल। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि भाजक से आपने काटा तो एक्चुअल संख्या ये थी हमारी, ये भाजक था, ये भाज्य था, ये भागफल था, क्या था, ये भागफल, और ये दोस्तों यहाँ पे क्या था, शेषफल। अगर हम कहें ओरिजिनल जो भाग किया था तुमने, इससे भाग किया था इस संख्या को, तो इसको भाग करने के बाद आपको मिला क्या था, आपको मिला था भागफल और शेषफल। अगर हमें यही संख्या प्राप्त करनी है यानी भाज्य प्राप्त करना है दोस्तों, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल। क्योंकि आपने क्या किया होगा, पहाड़ा पड़ा होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 है तो 3 तिरका 9 गुणा किया होगा, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, शेषफल। यहाँ पे जो भी शेषफल मिलता है तो शेषफल। इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कर लें, इस पर बहुत भी यूज होता है इसका, बहुत ज़्यादा, और इस पे बेस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। 88 नंबर का क्वेश्चन जो दिया था, इसी पे बेस है पूरा क्वेश्चन। तो 88 नंबर क्वेश्चन को आप देखें तो क्वेश्चन में लिखा है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है। भाग की एक क्रिया में भागफल क्या है, भागफल 403 है। तो भागफल 403 हो गया, और भाजक 100 है। भाजक जो है वो कितना है दोस्तों, 100 है, भाजक 100 है, और शेषफल कितना है, 58, और शेष जो है आपका रिमाइंडर जो है, या शेष ही लिख देते हैं, शेष जो है वो है 58। अब देखो यहाँ पे ये भाग किया तो भाजक यानी भाजक यहाँ होगा, भागफल यहाँ आया होगा 403, और ये भाज्य निकालना है आपको, यहाँ पे जो भी होगा वो निकालना है, और शेषफल आपको दिया है कितना है, 58 आपका शेष हो गया। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि इस संख्या को यदि निकालना है तो भाजक गुणा भागफल यानी भाजक गुणा भागफल, तो भाजक गुणा भागफल और प्लस हो जाएगा दोस्तों शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, भाज्य के बराबर, भाज्य के बराबर, यानी ये संख्या के बराबर आ जाएगा। तो भाजक कितना है आपका, भागफल कितना है, भागफल 403, भाजक कितना है, तो भाजक आपका 100 है। तो आप लिख लो कि भाज्य के बराबर कितना, भाजक, तो भाजक है आपका 100 दोस्तों, भागफल कितना है, तो भागफल है 403, और शेषफल कितना है, तो शेषफल है 58। इससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य। कर लेते हैं दोस्तों गुणा, 403 का 100 में गुणा करेंगे तो बिल्कुल आसान है, 403 और 00 40,300 और प्लस 58 और जोड़ लो तो 40,358। ये आपका राइट आंसर हो जाए। 89 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, 89 नंबर का क्वेश्चन कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, प्राप्त जो 48 से किसी संख्या मान लेते हैं, एक संख्या को गुणा करते हैं, तो इसका जो गुणनफल होगा 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, यानी 48 को किसी संख्या से यदि गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल आएगा, इसका जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर होगा, वो कह रहा है वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि x, क्या मानते हैं, x, यानी 48 में x का गुणा करें तो ये 173 गुणा 240 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई में है 48, तो x की वैल्यू हमें निकालनी होगी हमने, क्योंकि माना है कि x का मान
निकालते हैं तो 173 गुणा 240 कर लेते हैं और बटे कितना हो जाएगा 48, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, गुणा की चीज़ जब भी यहाँ पे आएगी बराबर के इस तरफ तो क्या हो जाएगी भाग में। भाग करते हैं दोस्तों, 16 से कट जाएगा क्या, 8 से तो कट रहा है, 8 × 24 8 × 48, 16 से काटते हैं तो 16 से काटो तो 16 × 48, 16 से काटोगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ज़्यादा होगा तो 16 एकम 16, 16 और 6, 16 से काटा तो 16, अब बचा कितना दोस्तों यहाँ पे 16 और 8, 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा तो 16 पंचे 80, 15 बार कट जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा कितना कट जाएगा 15 बार। 3 से काट दोगे 3 5 15, 5 का गुणा 173 में कर लेते हैं, 5 3 15 का 5, हासिल कितना आ जाएगा 1, 5 7 35, 35 और 1 36 का 6, हासिल 1 36 का 6, हासिल 3, 5 एकम 5 5 3 8। तो दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 865, 865 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, 90 नंबर का क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभक्त हो। दोस्तों देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप समझना कैसे सॉल्व करें। देखो 3428 को वो कह रहा है, ये संख्या 3428 है, वो कह रहा है इसको 13 से विभाजित करना है, तो वो खुद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3428 में से किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या ये संख्या 13 से क्या हो विभाजित, यानी 13 से ये 3428 अभी विभाजित नहीं हो रही होगी, तो इसमें से क्या घटाएं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन है, हम सीधे भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं भाग, और देख लेंगे जो शेषफल आएगा, आप शेषफल को समझ पाए होंगे, जो शेषफल आएगा वो हम घटा देंगे तो वो संख्या क्या होगी पूरी पूरी विभाजित होगी। न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, 13 से भाग करते हैं, 13 से भाग करोगे 13 दूनी 26, बचेगा कितना दोस्तों यहाँ पे 14, 14 में 6 गया तो 8, 8 आया, 8 तो कटेगा नहीं तो 2 ताल लेते हैं, तो 2 तारा तो कितना हो जाएगा 82। अब फिर 13 से भाग करते हैं तो 13 से भाग करोगे 13 छंग 78, 78 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6। अब उतर के कितना आएगा दोस्तों 8 उतर आएगा, तो यहाँ पे घटाते हैं, 12 में 8 गया तो कितना 4, और यहाँ पे जो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 48। 48 देखें कि अब 13 से भाग चला जाएगा तो अभी जाएगा, 13 से काटोगे 13 3 39, 13 चौको 52, 13 3 39, तो 39 बार 39 चला जाएगा, यानी 8 में अब 18, 18 में 9 गया 9, यहाँ पे कट जाएगा। अब दोस्तों देखें यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 9। अब यहाँ पे आप समझें ये शेषफल क्यों बचता है, शेषफल इसलिए बचता है कि इस संख्या में ये 13 से पूरी संख्या विभाजित होती है। यदि इस संख्या में 9 ना होता, 9 कम होती ये संख्या, तो आप देखो अगर 9 कम होती ये संख्या तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये संख्या कट जाती पूरी पूरी, लेकिन पूरी पूरी क्यों नहीं कटी, क्योंकि इस संख्या में क्या है 9 ज़्यादा है, क्या है 9 ज़्यादा, यानी इस संख्या में 9 कम कर दें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस संख्या में हम क्या कर दें 4 और जोड़ दें, क्योंकि ये कितना है 9, अभी 13 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन अगर ये संख्या में 4 और प्लस होता, यानी यहाँ पे कितना होता 8 और 4 12, 12 होता, तो यहाँ पे ये संख्या फिर कट जाती किससे 13 से। तो या तो इसमें क्या कर दो 4 जोड़ दो तो 13 से कट जाएगी, 2 संभावना है 13 से कटने की, या तो 4 जोड़ दो या फिर जो रिमाइंडर बचा है उसको घटा दो। तो आपसे कहा था, उसने क्या कहा था कि संख्या घटाने पर न्यूनतम संख्या क्या घटाएं, उसने जोड़ने के लिए नहीं कहा, उसने क्या कहा घटाने के लिए क्या घटाया जाए। तो कम से कम इस संख्या से दोस्तों क्या घटाना पड़ेगा 9 माइनस करना पड़ेगा। 9 माइनस कर लेते हैं तो 18 में 9 गया 9, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये हो जाएगा कितना 4, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना 3419, तो 3419 हो जाएगी संख्या, और घटाना कितना पड़ेगा 9 जाएगा दोस्तों, 9 घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर का क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 91 क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो किसी संख्या को 136 से भाग करते हैं, किसी संख्या को 136 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 36 प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है 36।
36 से भाग करते हैं तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग करेंगे तो दोस्तों शेषफल कितना प्राप्त होगा। दोस्तों इसका पहले पूरा बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। पहले इसका बेसिक समझो। यहाँ से अगर देखो कोई संख्या 136 है, यानी 136 से हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिलता है दोस्तों, 36 मिलता है। शेषफल कितना मिलता है, 36 मिलता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसी संख्या को यदि 17 से भाग करें तो फिर कितना शेषफल मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ संख्या हम बना लेते हैं कि संख्या क्या होगा। हम मानते हैं कि यहाँ पे ये संख्या 136 से भाग किया तो ये मान लेते हैं कि x बार घटा, कितनी बार, x बार भाग गया। ये संख्या मान लेते हैं कोई a संख्या थी, a संख्या को 136 से भाग करते हैं तो कितनी बार भाग जाता है, x बार भाग जाता है। और शेषफल कितना मिल जाता है दोस्तों, 36। तो अगर हम कहें कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, आपसे कहें भाज्य बराबर, तो अभी अभी हमने पढ़ा भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल, यानी 136 और x, तो 136 x और प्लस शेषफल, यानी वो संख्या क्या होगी दोस्तों, ये संख्या होगी। तो इस संख्या को, अब संख्या मिल गई तो हम संख्या को देख लेंगे किससे, 17 से भाग करके कि शेषफल क्या मिल जाएगा। तो आप संख्या बनाना सीखें पहले। क्या संख्या बनाना, कि यदि किसी संख्या यानी 136 से भाग किया, शेषफल 36, तो संख्या क्या बनेगी, 136 और x हमने मान लिया x बार भाग किया। तो 136 कोई संख्या a थी, उसको x बार भाग किया तो संख्या हो गई कितनी, a, और x बार जला गया तो 106। अब संख्या बनाओ यानी भाज्य बराबर निकालो, तो 136 गुणा x, यानी भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, तो शेषफल प्लस कर दिया। अब दोस्तों संख्या आपको मिल गई। अब संख्या को बताना है कि 17 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल। तो संख्या दोस्तों ये मिल गई, इसी को हम 17 से भाग करके देख लेते हैं। आप 17 से जब भाग करोगे तो आप समझ रहे होंगे कि पहले 136 और x लिखा है, इसको 17 से अलग विभाजित करना पड़ेगा और 36 को 17 से अलग विभाजित करना पड़ेगा। 17 से 136 को काटोगे तो ये कट जाएगा, 17 से नहीं कट जाएगा दोस्तों, तो ये तो 17 से कट जाएगा 136, यहाँ पे बचेगा तो 17 से कितना भाग जाएगा, 17 दूनी 34, यानी कितना शेषफल बचेगा दोस्तों, तो 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अब 2 शेषफल आप समझ गए होंगे कैसे बचेगा। अब इसका देखो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पे इसको हम साफ कर रहे हैं फिर आपको हम समझाते हैं। देखो कई लोग ये भी करते हैं, बोले 136 से भाग किया तो शेष कितना बचा, 36। अब बोले 17 से भाग करना है तो जो बोले पिछला शेष था उसी को 17 से भाग कर दो। तो 17 से हम भाग कर दिया 17 से 36 को, तो 17 दूनी 34, बचा कितना शेषफल, 2 बच गया। बोले डायरेक्ट निकाल लिया। लेकिन हमें ओरिजिनल चीज़ समझना है कि ऐसे कैसे। पहले संख्या निकालो 100, मान लो अगर यहाँ पे 136, ये संख्या अगर 17 से नहीं कट रही होती, ये संख्या यदि 17 से नहीं कट रही होती तो फिर दिक्कत हो जाती दोस्तों आपको डायरेक्ट करने में, फिर आप शेषफल गलत निकाल लेते। इसीलिए पहले कभी भी जब क्वेश्चन आपको दिखता है कि पहले 136 को भाग किया, 136 से भाग किया तो कितनी बार गया, बोले 36 बार, तो बोले अब 17 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा। तो पहले जिस संख्या से भाग किया उस संख्या को पहले जिस नई संख्या से भाग करना उससे भाग करके देख लो। यदि इस संख्या से इस संख्या को भाग कर रहे हो आप और पूरा पूरा कट जाता है तो फिर आप सीधे क्या कर लो, शेषफल को डिवाइड कर लो। लेकिन अगर ये पहली वाली संख्या बाद वाली संख्या से विभाजित नहीं होती है तो फिर आपको संख्या ऐसे बनानी है और फिर आपको भाग करना है। फिर यहाँ जो शेषफल होगा और इस शेषफल को प्लस करके आपको फिर शेषफल टोटल बताना है। समझ में बात आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब 92 नंबर क्वेश्चन आप देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधा आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 136 था, 136 को 17 से भाग करके देखा, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो आप सीधे क्या कर लो, 36 को 17 से भाग कर लो, यानी इसके शेषफल को ही सीधे सीधे विभाजित कर लो। तो कितना शेषफल आ गया, 2 शेषफल आ गया। लेकिन ऐसा हमने कब किया, जब 17 से 136 कट रहा था। अगर मान लो नहीं कटता तो फिर हम संख्या बनाते 136x प्लस लिखते 36 और बटे 17, फिर 17 से भाग करते, फिर जो शेषफल आता वो शेषफल होता। समझ में आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इतना ज़्यादा इसलिए समझाया कि ये बेसिक है। अगर इस क्वेश्चन का आपको बेसिक पता नहीं है, आप डायरेक्ट शेषफल में जुटे हो भाग करने के लिए, तो कई बार ऐसी संख्या मिल जाएगी कि भाग नहीं जा रहा होगा और आप सीधे शेषफल निकाल दोगे तो जो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी संख्या को 156 से भाग देते हैं, 156 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष 29 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग करें, उसी संख्या को 13 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट शेषफल में भाग अभी नहीं देना, पहले हम चेक करेंगे क्या 13 से ये संख्या विभाजित
हो जाती है। अगर ये 13 से संख्या विभाजित होगी तो फिर हम शेषफल को विभाजित कर लेंगे। तो देखें 13 एकम 13, बचा कितना 2, 13 दूनी 26, यानी पहले वाली संख्या जो होगी वो 156 13 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब हम सीधे शेषफल से ही भाग कर लेते हैं, यानी 29 में आप क्या कर दो 13 से भाग करो, 13 से भाग करोगे 13 दूनी 26, शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों 3 बच जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन और भी आपकी किताब में दिए गए हैं, आप देखेंगे तो 93 नंबर क्वेश्चन भी है और भी कई क्वेश्चन हैं। तो आप क्वेश्चन को ट्राई करें, लगाएं, और जो भी समस्या आपकी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये समस्या आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसका हम प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर देखेंगे तो हमने आज आपको 78 से लेके 78 से क्वेश्चन से लेके और 92 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, यानी 13-14 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करें खुद से, और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे 92-93 से लेके और लगभग 100-110 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट और रहेंगे आपके इसके नंबर सिस्टम के, 2 पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे, फिर इसके बाद नया चैप्टर कोई स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहें और घर पे बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठें जब भी वीडियो को देखते हैं और साथ साथ में सॉल्व करें। तो इसका दोस्तों आप रिजल्ट देखेंगे, कुछ समय बाद आपकी मैथ इम्प्रूव हो रही होगी अच्छी खासी। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही हम कहेंगे आज के लिए। धन्यवाद।